This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 25 ऑगस्ट 2021 चरक निदान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिभोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्नीं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रयेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति विसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ॐ शांति 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 सुखोपाय सुखसाध्य सुखोपाय कालेन अल्पेन साध्यते साध्यते कृचिर्साध्यस्तु यत्नेन वहता चिरा तर्हि यः सुखसाध्यः व्याधिः सः सुखोपायः अल्पेन कालेन साध्यते यस्तु कृचिर्साध्यः सः यत्नेन महता चिरात् च साध्यते यातिनाशेषतां व्याधिः असाध्य व्याप्य सौति याप्य संज्ञितः यः व्याधिः स अशेषतां न याति तर्हि किमपि शेषरूपेण तिष्ठति एव इति परो साध्यः क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयति वर्तते तस्मात् परः असाध्यः सर्वाः क्रियाः इति वर्तते अत एव स प्रत्याख्यः नासाध्य साध्यतां याति साध्यः याति तु असाध्यः असाध्यः कदापि साध्यतां न याति साध्यः तु असाध्यतां याति पादापचारः दैवाद् वा यान्ति भावान्तरं तदा पादापचारः वा भवतु अथवा दैवं वा भवतु तेन गदाः भावान्तरं यान्ति तर्हि तत्र अवस्थान्तरं संभवति तो सुख साध्य ये जो व्याधि है सुखोपाय अल्पकाल से साध्य होता है विषय साध्य जो है वो महता चिरेण यत्नेन महता चिरेण बहुत यत्नों के बाद दीर्घकाल में साध्य होता है और याप्य से उन्हें कोई व्याधि हो वो पूरी तरीके से जाता नहीं है उसको असाध्य याप्य इस प्रकार से कहेंगे और उसके पर जो है वो प्रत्याख्येय है वो सभी क्रियाओं के पर निकल जाता है और उसकी कोई सिद्धि नहीं होती तो असाध्य जो है वो कभी भी साध्य नहीं होगा लेकिन जो साध्य है वो असाध्य हो सकता है अवस्थान्तर तक हो जाता है और उसका कारण पादापचार और दैव ये दोनों इस प्रकार के कारण बताए गए वृद्धिस्थान क्षय
पादापचारामध्ये आलं ना. वृद्धिस्थान क्षयावस्था रोगाणाम उपलक्षयत सुसूक्ष्ममुखी च प्राज्ञो देहाग्नि बदते कसा। तो वृद्धि स्थान और क्षय ये अवस्थाएं रोगों के बारे में सुसूक्ष्म इस प्रकार की हो तो भी वो वैद्य प्राज्ञ वैद्य जान ले। एवं च देहाग्नि बल चेतसा, और उसी प्रकार देह अग्नि बल, तो देह बल अग्नि बल ऐसा भी हो सकता है। देह अग्नि और बल, तो बल में मानसिक बल भी समाविष्ट हो सकता है। तो उनका भी वृद्धि स्थान क्षय इस प्रकार से समझते रहे ताकि उसके अनुसार कुछ चिकित्सा करे। व्याध्यवस्था विशेषानि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः तस्यां तस्यां अवस्थायां चतुश्रेय प्रवृत्ति। व्याध्यवस्था विशेषज्ञ जो है कि कौन से व्याधि की किस प्रकार की अवस्था है, ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः, विचक्षण ये बुद्धिमान आदमी को कहते हैं, पूरी तरीके से सोचकर चिकित्सा करता है और उस अवस्थाओं में वो चिकित्सा करने वाला चतुश्रेय प्रपद्यते, चतुश्रेय कारकम चिकित्सितम प्राप्यते बुध्यते। तो धर्मार्थ काम मोक्ष ये शायद होंगे, नहीं तो चतुश्रेय का मतलब क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि इससे कल्याण हो। इस प्रकार के चार बातें, चार प्रकार का कल्याण इस प्रकार से। तो हर अवस्था में हमें ज्ञान होना जरूरी है कि सही क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, अवस्था कैसी है। तो ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि दोष काल बल वगैरह सभी के बारे में जानना काफी मुश्किल होता है। और जब जब हमारे पास मरीज आए तब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी क्या करना उचित है इसके बारे में सोचना। तो ये बदलने वाली इस प्रकार की चीज है और फिर भी हमें यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। ये बहुकारण योगजन्य भाव इस प्रकार का है और फिर भी हमें यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक इस प्रकार का है। तो ये काफी मुश्किल मामला होता है, फिर भी कोई उसमें दूसरा चारा नहीं है, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रायः तिर्यकता दोषाक्लेशयन्त्यातुरांश्चिरन् तेषु न त्वरया कुर्यात् देहाग्निबलविक्रिया प्रयोगैः शक्पयेत्तान् वा शपयेद्वा तान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांश्च यथा सन्नं हरेत्। तो जो जानकार व्यक्ति है, बुध है, वो प्रायः तिर्यकता दोषाक्लेशयन्त्यातुरांश्चिरन्, तिर्यकगत जो दोष है वो दीर्घ काल तक रोगियों को पीड़ा इस प्रकार के देते हैं। अब ये बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास जो मरीज आते हैं वो एलोपैथी के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवा लेके इस प्रकार के आते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये दवाइयाँ व्यवायी विकासी गुण के कारण सीधे धातु में पहुंच जाती है, कोष्ठस्थ अग्नि से कोई उसका पाला नहीं पड़ता इस प्रकार से। और फिर ये दोष और रोग दोनों तिर्यकगत इस प्रकार के हो जाते हैं, शाखा बर्मासी संधि में आश्रय कर लेते हैं। अब उनको कुछ तत्काल कर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो भी मुसीबत वाली इस प्रकार की बात है। तो बहुत धीरे धीरे उनको सुलझाना है और इधर कोष्ठ में लाना है या प्रायोगिक क्षपयेद्वाता प्रयोग के द्वारा उनका क्षपण करे इन दोषों का, रोगों का इस प्रकार का। चतुश्रेय ऐसा चार पुरुषार्थ ठीक है।
तो शायद यही अर्थ होगा, लेकिन कल्याण में इस प्रकार के चार भेद है क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है। कुछ स्मृति ग्रंथों में वगैरह इस प्रकार के बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रयोग ही क्षपयद वाता, एक तो प्रयोग के द्वारा उनका क्षपण करे, रोगों का इस प्रकार का या दोषों का इस प्रकार का। और देह अग्नि बलवित, ये व्यक्ति होना चाहिए कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उनको कैसे कम करना है, इस प्रकार से। सबसे अहम मुद्दा रहता है कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। एक तो डायग्नोसिस पक्का होना जरूरी कि ये इस प्रकार का रोग है, ये अवस्था है, अग्नि की स्थिति ऐसी है, देह बल ऐसा है, मनोबल ऐसा है वगैरह, और इतने सारे कारण इतने वर्षों से चले आ रहे हैं। तो इन सभी के बारे में पूरी जानकारी होना, ये एक आम मुद्दा इस प्रकार का होता है। और फिर कैसे शुरुआत करेंगे, तो प्रायः एक रसशास्त्र का मेडिसिन ढूंढना, चाहे तो दो तीन भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रसशास्त्र का मेडिसिन ढूंढना जो इस सभी के लिए क्षपण यानी कि क्षय करना तो उसको कम करना इस प्रकार का। तो फिर बाकी अनुबंधी जो चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी, अनुपान है, मात्रा है, काल है, सहयोगी द्रव्य है वगैरह वगैरह, सब इन सभी को भली भांति सोचकर हमें इस निर्णय पर उतरना है कि बस इस प्रकार का प्रयोग दवाइयों का करना है। मैंने जो कल बात एक छेड़ी थी कि हमारा डोज बहुत ही कम होता है, ब्लड प्रेशर का भी कम था, और फणसलकर भी कभी कभी उपहास करते थे कि वो तुम्हारी ब्लड वाली मात्रा मत डालो, थोड़ी उससे ज्यादा मात्रा डालो इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उनके मन में कोलटकर सर के प्रति बहुत ही आदर था, उसमें कोई संदेह नहीं, उनके अध्ययन के प्रति बहुत आदर था। तो कोलटकर सर ने ये जब जाना कि लोग इसका उपहास कर रहे हैं, तो फिर वो, अगर कोलटकर सर का कोई मरीज या मेरा कोई मरीज दूसरे कई व्यक्ति के पास जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं उससे क्या होना, वो इतनी कम मात्रा देते हैं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर ने ये दवा बहुत महंगी है, ये दवा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए बहुत कम मात्रा में दी है, ऐसा बता के दवा देते। आप सोच समझ कर पूरी खोलना, और दवा पूरी की तरह पूरी की पूरी निगल जाए, इसके बारे में ध्यान देना इस प्रकार से। तो ये अगर सिलसिला रहेगा तो कोई तुम्हें कोसेगा नहीं कि इतनी मात्रा कम इस प्रकार की क्यों। लाडू काढ़े करके जो सर के एक मित्र थे, हाँ, वो दवा लेने के बाद बताते थे कि ये दवा अभी मस्तक में जा रही है, ये नीचे जा रही है इस प्रकार से। उनको वो अनुभूति होती थी कि ये दवा यहाँ पे काम कर रही है। तो एक बार उन्होंने कहा कि सुबह शाम दवा दी थी, तो लाडू काढ़े ने कहा कि शाम की दवा की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, सुबह वाली दवा ने ही काम किया, दो बार दवा लेने की जरूरत नहीं। तो लेकिन ये खास व्यक्ति था, और व्यक्ति, और वो बता सकते थे, सभी लोग इस प्रकार से बताएंगे ऐसा तो नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं वो तुम्हारा डायग्नोसिस का परफेक्शन कितना है, ट्रीटमेंट का परफेक्शन कितना है, और केवल दवाइयां मैं नहीं बोल रहा हूँ, तत्व ज्ञान जो है ट्रीटमेंट का, वो चिकित्सा किस तत्वों के आधार पर रहेगी, संतर्पण करना है, अवतर्पण करना है, इन सभी बातों को लेकर बहस होगी, और फिर दवाइयों का प्रबंध होगा। तो एक डोज से भी आरंभ होता है, यशस्विता मिलने 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 लगती है, या राहत मिलने लगती है।
तो जैसा ही पहला डोज लिया वैसे ही मरीज को अनुभूति हुई कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवा बहुत अच्छी काम कर रही है इसके पास। तो ये स्थिति आनी चाहिए। और काय करो तेव्हा रात रात कर्मान्य भेषजम, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में, एक दिन रात में दवा का असर होना चाहिए। और इतना होने पर भी सप्ताह में एक सप्ताह के बाद भी अगर गुण प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर दवाइयों में चेंज करना, नहीं तो दवाइयों में चेंज नहीं करना। दातार गुरु जी इसको वानर वैद्य भी कहते हैं कि ऐसे चाचा दवा बदलती रही, तो ये वानर वैद्य की हो गया, ऐसा हो गया। तो इन सभी के बारे में भली भांति जानना, और फिर ये जो अभी धातुओं में स्थित इस प्रकार के रोग है और औषधियां भी धातुओं में जाकर बसी हुई है, वहां पे इफेक्ट दिखा रही है, तो उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि सिद्धकृत कल्पना ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। अग्नि अच्छा होना चाहिए, कम से कम अति मंदाग्नि तो नहीं होना चाहिए। जो घी देंगे उसका तो बचत होना चाहिए। लेकिन घी में ऐसी स्थिति है कि सहस्त्र वीर्यम विदेश में श्रुतम कर्म सहस्त्र, तो सहस्त्र विधि भी श्रुतम, सहस्त्र हजारों प्रकार से अगर को सिद्ध किया जाता है तो सहस्त्र वीर्यम और कर्म सहस्त्र को, उसका वीर्य हजार गुना बढ़ जाता है, और कर्म सहस्त्र को हजारों कर्म उसके द्वारा हो सकते। तो खास करके धातुओं में स्थित इस प्रकार के दोष है, या दोष मर्म स्थान वगैरह इसमें स्थित अगर दोष है, तो वहां जाकर काम करने वाली कुछ दवा चाहिए। एक आशावारिष्ट कल्पना इसके लिए अच्छी है, नहीं तो विषद द्रव्य का प्रयोग इसके लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा, जिसमें व्यवहार विकासी गुण रहेंगे और वो धातुओं में सीधा पहुंच सकेंगे। अभी तो स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, या एनर्जेटिक पर डिपेंडेंट है, थायराइड पर डिपेंडेंट है वगैरह वगैरह। इन सभी मरीजों के बारे में हम कैसे सोचेंगे और किस प्रकार से क्षपयतन इस प्रकार का जो है कि उनका क्षपण, इन दोषों का क्षपण कैसे करें। तो अगर शरीर की रक्षा करनी है तो घृत का माध्यम अच्छा है इसके लिए, और वो अग्नि को भी बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, रसायन है। तो सिद्ध कृतों का प्रयोग होना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वो मात्रा कितनी रखनी है, एक दो चम्मच ही रखना है या फिर ज्यादा मात्रा देनी है, ये आप केस टू केस डिसाइड करें, ये उसमें अहम होता है इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी अभी देसी गाय के घी का ये प्रयोग होना चाहिए। मैंने इसके बारे में बात की थी कि देसी गाय का ही घी अगर हम उपलब्ध कराएंगे वाजबी दाम पर, योग्य दाम पर इस प्रकार, अभी तो वो 2000 से आगे बाजार में मिलता है। मुझे एक सोर्स गुजरात राजस्थान से मिला है, वो अभी 1200 का शुरुआत की थी, एक 1800 और ट्रांसपोर्ट इस प्रकार के देते हैं। और अभी मैंने ये शुरू किया है प्रचलन मेरे यहाँ कि महाकल्याण का गुरुत्व, भातृहरि गुरुत्व, सुकुमार का गुरुत्व, ये सब देसी गाय के घी में बनाना, और उसको कोडवर्ड देकर एस के गुरुत्व, डीजी गुरुत्व इस प्रकार के, भातृहरि गुरुत्व तो डीजी इस प्रकार के नाम देकर वो मरीजों को दे देना। क्योंकि अगर हम महाकल्याण का नाम से अगर दे देंगे तो लोग कंपेयर करते रहते हैं कि बाहर इतना सस्ता है, तुम्हारा इतना महंगा क्यों है वगैरह। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि देसी गाय का घी और जर्सी गाय का घी इतने, इसमें कितना अंतर है। तो हम यहाँ कोकण में भी सोच रहे हैं कि ए टू डेयरी इस प्रकार की शुरू करने की,
और घी ये अहम प्रोडक्ट रहेगा। और सिर्फ घी बनाने के बजाय वैल्यू एडिशन करके औषधि सिद्ध घृत इस प्रकार के बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और एक जैसे प्रीमियम क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटी, ऐसा दूध पापेश्वर ने किया है स्वर्ण युक्त सभी कल्पों में प्रीमियर क्वालिटी इस प्रकार की बताई गई है। वास्तव में प्रीमियर क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी है, उसको कम करके स्वर्ण वगैरह का प्रमाण कम करके नॉर्मल क्वालिटी में बनाई इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से प्रीमियम मेडिकेटेड घी ये ब्रांड नेम होना चाहिए कि जो देसी गाय का बना हो, देसी गाय के घी का बना हो। और फिर बहुत सारे घी प्रचलन में है, साउथ की बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा घी बनाते हैं, वो अगर इस प्रकार से करते हैं। हाँ, अभी देसी गाय का दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, घी भी बढ़ रहा है, तो जो वैद्य इसको प्रयोग में लाना चाहते हैं, जो वैद्य या जो आम लोग इसको पसंद करते हैं, उनके लिए ही सही शुरू शुरू में। लेकिन प्रीमियम घी इस प्रकार का होना जरूरी है। एक्सपोर्ट के लिए भी इसके लिए काफी मार्केट है। स्वामी सेवा केंद्र दिंडोरी से गिर गाईचे घृत 700-750 रुपये पर केजी देतात, पण साठर% नाही, प्रत्यक्ष जाऊन घ्यावे लागते। अजीब है। वहां कोई अगर वैद्य है, या वैद्य भी होने की जरूरत नहीं है, कोई व्यवसायी जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे, तो अभी मेरे यहाँ 20 किलो में मंगाता हूँ, एक साथ में 5-5 किलो के 4 डिब्बे इस प्रकार से। और हर हफ्ते में 2 हफ्ते में 20-20 किलो मंगाता रहता हूँ। तो उसी प्रकार से अगर डिंडोरी से होता है और ये अगर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो यही सही, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वैसे जर्सी गाय का घी 600 रुपये, 700-750 तो कोई मतलब नहीं है, और सस्ता हो जाएगा। गिर काऊ घी की पहचान क्या है, कैसे पहचान, ऐसे तो नहीं बता सकते। हमें विश्वास रखना है बस। हाँ, एकदम पिवळं अजिबात नसतं। हाँ, उतना पीला कलर नहीं होता है, थोड़ा व्हाइटिश होता है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हम खुद जाकर देखें किस प्रकार की गायें हैं। और ये फिर भी अभी कंपटीशन बढ़ने लगेगी तो शायद वाजबी दाम पर हमें उपलब्ध हो। ये तो काफी सस्ता है, ये मैंने पहली बार इतना रेट सुना है। पचमेड़ा का आता था, वो भी 1000-1050 इतने रुपए में आता था, लेकिन वो लीटर के हिसाब से था। और जो अभी आ रहा है वो किलो के हिसाब से है, तो वो 1 किलो इस प्रकार। तो वो रेट सेम ही इस प्रकार का हो गया, 1100 वगैरह है। तो ये रादर थोड़ा सस्ता होगा अभी जो गुजरात से आ रहा है वो। तो अभी काफी लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमारे कोकण एरिया में 10,000 का अनुदान देके 60 गाय खरीदी गई है, हमारे आसपास ही है। और गिर गाय जनरली 8 से 10 लीटर या उससे ज्यादा दूध देती है एक दिन के लिए। तो ये 600 लीटर का करीबन उत्पादन है, 500-600 लीटर का उत्पादन हर रोज का इस प्रकार का होता है। और वैसे उन्होंने ये भी किया है कि 60 रुपए लीटर से बेच रहे हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए 60 रुपए लीटर से बेच रहे हैं। अभी शहरों में तो 70, 80, 90, 100 इतना रेट है देसी गाय के दूध का। लेकिन इस प्रकार से अगर पथमेड़ा घी इज गुड ऑप्शन। तो मैंने उसके बारे में भी थोड़ा सोचा था। अभी कुछ लोग उसमें से, गव्यामृत जो है वो उसमें से बाहर निकला है,
क्योंकि इसमें गैर व्यवहार होने लगे बथवेड़ा में, ऐसा मैंने सुना था, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था। तो अभी हमें प्रामाणिक व्यक्ति चाहिए कि दाम जो सही है वो दे ले, लेकिन इस प्रकार का फसाना उसमें नहीं होना है कि गिर गाय का कहते हैं उसमें मिलावट करके घी दे देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो हम खुद अगर करेंगे तो एक अलग चीज है, और खुद नहीं कर पाएंगे तो भी एक अलग चीज है। और वैसे विदेशों में काफी मार्केट है। अभी विदेशों में पतंजलि पहुंच गया है, रविशंकर का ब्रांड भी पहुंच गया है, लेकिन पतंजलि के बारे में बता नहीं सकते उसकी प्योरिटी के बारे में, क्योंकि उन्होंने गाय का देसी घी ऐसा शब्द चल किया है, देसी गाय का घी छोड़कर गाय का देसी घी इस प्रकार शब्द चल किया है। तो अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो एक अलग बिजनेस हो जाएगा, केवल घी बेचना। यहाँ दौंड के नजदीक है, उसकी बहुत सारे गायें हैं, उसका सभी घी कनाडा, ये रशिया में जाता है इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का माहौल है। तो अगर इस प्रकार से देसी गाय के घी का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें तो शेल्फ लाइफ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देसी गायच्या दह्याचे काही वेगळे गुणधर्म नाही ना? हाँ, दह्याचे वेगवेगळे गुणधर्म असं काही कुठे आलेलं नाहीये का? नाही, दह्याचे गुणधर्म दुधाप्रमाणेच आहे. नाही. म्हणजे देशी गायच्या दह्याचे वेगळे, म्हशीच्या दह्याचे वेगळे. तेच ना, मूळ दुधाच्या गुणधर्माप्रमाणे राहतात असा. त्यामुळे दूधच चांगलं नसेल तर दही चांगलं नसतंच, तर दूध चांगलं असेल तर दही पण चांगलं असतं, दोन्ही वाइस वर्सा. तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि ऑप्शंस ढूंढते रहे, और इस प्रकार के A2 डेयरी वो चलाना चाहते हैं वहां पे, दीनदाल वाले, और थोड़ी संख्या बढ़ जाए, 100 तक पहुंच जाए तो 1000 लीटर दूध हर दिन का प्राप्त होने लगेगा, और करीबन 30 से 35 लीटर से दूध से 1 लीटर घी मिलता है, ऐसा है। तो उस हिसाब से हर रोज करीबन 30 लीटर घी बनेगा, इस हिसाब से अगर होगा। और उसका जो खर्चा है गाय को पालने का वगैरह इस प्रकार से, वो सभी ध्यान में रखते हुए या नैसर्गिक चारा इसको दे देंगे। ये पतंजली संकरित गायीचे देतात, बरेच प्रमाणात दुसऱ्याकडून घेऊन पॅक करतात, ये मैंने भी सुना है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते ऐसा। और इसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए कि मेरे पास है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, पता नहीं। लेकिन कुछ भी बेचना आरंभ करेंगे तो विश्वास ही उड़ जाएगा इस पूरे सिस्टम का, तो हमें उसके बारे में सजग होना चाहिए। और वैसे हर दिन अगर 30 किलो घी बनता है इस प्रकार से तो काफी अच्छा हो जाएगा। जो कंपनियों की जो डिमांड है वो पूरी कर सकेंगे, कम से कम प्रीमियम क्वालिटी शुरू कर सकती है कंपनियां, तो बाकी सब तो करते ही है, सिर्फ ये घी जो बेस है वही अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं निकला था कि घी, देसी सिद्ध घी एक अच्छा ऑप्शन है, धातु स्थित और मर्म स्थित इस प्रकार के अगर दोष है। सुखम व कोष्ठमानीय, नहीं तो उनको कोष्ठ में लाना चाहिए, ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नावस्थं यथा सन्नम भजेत्। और फिर एक बार जो कोष्ठ में आ जाएंगे तो यथा सन्नम जो नजदीकी मार्ग है उस मार्ग से उनको निकाल देना। तो ये एक अहम मुद्दा है
कि एलोपैथी की ट्रीटमेंट बरसों बरसों तक लेने के बाद जब मरीज हमारे पास आते हैं, मूल रोग भी मिटा नहीं है, केवल सिम्टमेटिक रिलीफ देते आ रहे हैं और दोष काफी मात्रा में शाखा मर्माशय संधि में स्थित है, तो इनको कैसे शमन करें उनका, या फिर कैसे कोष्ठ में लाए इस प्रकार से। तो ये घी एक अप्रोच होगा और आसवारिष्ट एक अप्रोच होगा कि जो सीधे वहां पे पहुंचकर अपना कार्य दिखा सके। तो मैं समझता हूँ, मैंने अभी ये प्रचलन में मेरे नहीं है आसवारिष्टों का इतना प्रयोग इस प्रकार से, लेकिन इसके बारे में सोचना जरूर पड़ेगा। मानव ट्रेडिशन में यह है, एक अवलेह है, पिपली रसायन कुछ लोगों के लिए है, आसवारिष्ट हर व्यक्ति के लिए है, केवल बहुत ही पित्त का संबंध हो तो ही नहीं देना है, नहीं तो देना है, हर व्यक्ति को आसवारिष्ट देना है। और घी का भी प्रयोग इस प्रकार अनुपान के रूप में इस प्रकार। तो ये अगर करते रहेंगे तो शायद बात बनेगी। ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे तदा व्याधयस्ते तदा तेषु लिंगानि इष्टानि नाम्यः। तो संग्रह में ज्ञान के लिए जो व्याधि लिंग बताए गए हैं, व्याधयस्ते तदा त्वेतु लिंगानि इष्टानि नाम्यः। तो तदा त्वेत्ते व्याधयः, तदा त्वेतु लिंगानि इष्टानि नामयाः, लेकिन अन्यथा ये ते व्याधयः एव, वो वास्तव में रोग ही है, व्याधि ही है। तो संग्रह इति व्याधि निदानादि संग्रहे ये निदान स्थाने ज्ञानार्थं प्रधानभूत ज्वरादि ज्ञानार्थं व्याधयः सन्ति, ते अविपाकारुच्छादयः स्वातन्त्र्येण उत्पद्यमानाः व्याधयः एव व्याधित्वेन एव व्यपदेष्टव्या इत्यर्थः। तदा त्वे तु लिंगानि यदा ज्वरादिपरतन्त्रा जायन्ते अरुच्छादयः तदा पारतन्त्र्यात् लिंगानि एव ते न अमयाः। अमयो हि स्वतन्त्रः स्वचिकित्साप्रशमनीयो भवति आयुर्वेदस्थितिः। ज्वरलिंगरूपाः तु अरुच्छादयो ज्वरचिकित्साप्रशमनीया एव इति भावः। तो ये भी एक अहम मुद्दा है, और जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि हमें एलोपैथी से टक्कर लगी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, वही एस्टेब्लिश सिस्टम है। और वो एस्टेब्लिश क्यों हो गई, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए एस्टेब्लिश। लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ और वास्तविक चिकित्सा इसमें अंतर नहीं कर पाए, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही चिकित्सा समझने लगे, और फिर एलोपॅथी एस्टॅब्लिश होती। ये घृतासाठी बाटली काचेची असावी की प्लास्टिकची, बाजारात चिकट प्लास्टिकची मिळते, आइडियली कांच की होनी चाहिए। अगर प्लास्टिक का प्रयोग करना ही है तो फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए कांच में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर पर्यावरण की रक्षा हम करना चाहते हैं तो प्लास्टिक का उपयोग जितना कम हो उतना अच्छा इस प्रकार का। और कांच उसमें अच्छी है, सिर्फ ये फूटने का जो खतरा रहता है ट्रांसपोर्टेशन में खास करके। अगर हम खुद घी वगैरह बनाते हैं और कांच की बाटली में रखते हैं तो बेटर चॉइस है। लोगों को देने के लिए भी अगर कांच की बोतल में देते हैं तो अच्छा चॉइस है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट से जब भेजना है तो मुसीबत हो सकती है, फूट सकते हैं, इसलिए ये प्लास्टिक ने कांच को रिप्लेस किया। लेकिन हमें उसको उत्तेजन देना है, कांच की बोतल को,
और प्लास्टिक का प्रयोग जितना कम कर सके उतना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी फिलहाल हमारी मानसिकता पहले चेंज होनी चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा कांच का उपयोग करना है। तो हम लोगों की मानसिकता के बारे में सोच सकेंगे और उसमें बदलाव इस प्रकार का आता है। तो ज्ञान के लिए जो लक्षण बताए गए हैं ते व्याधि वो व्याधि ही है, केवल वो जो ज्वर का वगैरह निर्देश करते हैं, रोग का निर्देश करते हैं, तब वो लक्षण। फिर भी वैसे वास्तव में व्याधि व्याधि ही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सिम्टम्स अभी जो है जिसके लिए एलोपैथी काफी प्रयास कर रही है केवल सिम्टमेटिक, वो हमें भी सोचना। हमारे पास मरीज आता है, वो सिम्टम्स के लिए आता है, उसका रोग क्या है उसको ज्यादा पता उसका नहीं चलता। अगर एलोपैथी का कुछ डायग्नोसिस के लेके आता है तो उसके बारे में वो थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर भी उसकी मेन कंप्लेंट जो है वो उसके सिम्टम्स, और अगर सिम्टम्स में राहत मिल जाती है तो वो समझ लेता है कि हाँ ये दवा काम कर रही है और मुझे इस रोग के लिए फायदा हो रहा है। वो ये नहीं समझता कि एलोपैथी के सिम्टोमेटिक रिलीफ से वास्तव में रोग ठीक नहीं होता वगैरह। उसको लगता है हाँ ये ठीक हो रहा है इसके पास। उसी तरीके से अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगे तो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास रखना आरंभ करेंगे और आयुर्वेद की तरफ मुड़ेंगे। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ एलोपैथी जैसा तो हम नहीं दे सकते, एनालिसिस पर जिस प्रकार से काम करती है उस प्रकार का हम नहीं दे सकते। लेकिन मूल रोग कौन सा है, उस रोग को मिटाने वाली दवा अगर हम दे सके चुनकर, यही दवा इसके लिए बहुत अच्छी बढ़िया दवा इस प्रकार की है, और फिर उसमें उस लक्षण के लिए कुछ दवा बताई गई है उस रोग, अस्वेदन तृष्णार्थः सीतामलकनागरैः वगैरह जैसे है। तो भक्ति पार्श्व अगर इस प्रकार की कुछ अवस्थानुसार लक्षणों के अनुसार दवाइयां बताई गई है तो उनका प्रयोग करना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। और अगर वो नहीं है इस प्रकार से तो दूसरे किसी अधिकरण में उसके लिए अगर दवाइयां हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। अभी ब्लैडर कैंसर के मरीज आते रहते हैं और सरक्त मूत्र प्रवर्तन होता रहता है, शूल होता है, कुछ टुकड़े टुकड़े उसके निकलते आते रहते हैं वगैरह। अब ये तो हमारे ग्रंथ में नहीं है। विद्या अग्निकर्म इंस्टेंट रिलीफ साठी हो सकता है, लेकिन ये केवल तात्कालिक ही है। लेकिन मैं जो विचार कर रहा हूँ वो मूल रूप से रोग को भी ठीक करने वाली चिकित्सा हो और तात्कालिक भी इस प्रकार। अभी कल एक व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ा, जोधपुर में कोई वैद्य ऐसा कुछ है जो मैनिपुलेशन करता है स्पाइन पर, और तुरंत एक 10 मिनट में रोगी ठीक हो जाता है। वो अच्छी तरीके से ठीक होता है या फिर व्याधि दोहराता रहता है ये अलग चीज है, लेकिन इंदिरा गांधी से काफी लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट दी है और सभी को अच्छा मिला इस प्रकार का। इंस्टेंट भी है और दीर्घकालीन भी। तो ये काफी अजीब है थोड़ा सा। तो विद्या कर्म और अग्नि कर्म, मैंने महाराष्ट्र में भी एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से सुना था, 300 मरीज हर दिन में देखते हैं और केवल लिटाते हैं मरीज को और अंगूठे से मैनिपुलेशन करते हैं और तुरंत रिलीफ इस प्रकार का हो जाता है और दीर्घकाल रहता है। ऐसा नहीं है कि हो गया बाद में फिर से शुरू हो गया इस प्रकार से। पराशर वैद्य जी है, अच्छे रिजल्ट है जोधपुर में। हाँ, पराशर वैद्य भाई। तो स्पाइन के बारे में जब ये बात आती है कि स्पाइन सर्जरी करवानी है नहीं करवानी,
इस प्रकार से। अभी मुझे ये तो पता नहीं है कैंसर में जब स्केलेटल मेटास्टेसिस होता है तो ये लोग रेडिएशन देते हैं, उसके बजाय अगर हम पिंडस्वेद वगैरह करवाते हैं तो उससे भी काफी अच्छा लगता है। कटिपृष्ठ बस्ती फॉलोड बाय पिंडस्वेद या पत्रकोट, अगर सामावस्था है तो पत्रकोट, तो कोई नुकसान नहीं होता, रिलीफ हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। 3 पीढ़ी से है उनके घराने में, तो इसके बारे में हमें भी पता होना चाहिए कि अगर ये आयुर्वेद का एक अंग है वास्तव में, ग्रंथों में साक्षात संबंध इसका नहीं है, निर्देश नहीं है, फिर भी आयुर्वेद माने नहीं माने, मैनिपुलेशन माने, ये अच्छा रहेगा। आळंदी जवळ एक आहे, रुग्णाला उलट टांगून मणक्याची सेटिंग करतात, खूप गर्दी असते, टीव्हीवर पण बातमी आली होती, उलट टांगून। कितना जीव है। अभी इसके साथ में अगर हमारी पथ्यापथ्य संकल्पना या कुछ दवाइयाँ पेट में देने के लिए इस प्रकार की होगी तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। यहाँ विमय महाराज है पुणे में, जो 6 पीढ़ियों से मसाज करते रहते हैं और मुक्त करते रहते हैं, समाज सेवा करते, वकील है कोई। अभी तो वो काफी बूढ़े हो गए, लेकिन ये प्रचलन उनके घराने में चलता ही आ रहा। समीर जमदग्नि ने एक बार सभी अनुभवों का संकलन करने का प्रयास किया था, किस किस प्रकार के मरीज उनके पास आ रहे हैं, जीरोमस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर पक्षाघात और बहुत सारे तरीके के लोग आते रहते हैं, कितना रिजल्ट मिला है। और उनका तो ये ऐसा है कि सिर्फ ये ग्राउंडनट ऑयल का ही प्रयोग करना है, तिल तेल भी नहीं प्रयोग करना, और सिद्ध तेल का तो नाम ही नहीं है, और फिर भी अच्छे रिजल्ट है। केवल मसाज का टेक्निक और वो तेल, ग्रेविटेशनल ट्रैक्शन उल्टे टांगने में मिलत असते, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ये मिटा के करना, ये तो पराशर करते हैं, वो भी अच्छा है। अगर प्रचार प्रसार ही उसका करना है तो किसी को सीख लेना चाहिए। और आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक अलग प्रैक्टिस हो सकती है, ये तो सिर्फ टेक्निक है उनका। उसके साथ में अगर हम कारण वगैरह सब ढूंढेंगे, दूसरे विनिश्चय करने की कोशिश करेंगे, और इन मैनिपुलेशन से क्या होता है ये देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा है इस प्रकार का। आई थिंक इट्स एस्ट्रोपैथी रशियन साइड। वैसे राम भोसले भी इस प्रकार के सीखे हुए थे, और वो भी मैनिपुलेशन बहुत अच्छे करते थे, मसाज भी बहुत सारे चीजों से करते थे, और उन्होंने भी पंडित नेहरू से लेकर बहुत सारे लोगों को मसाज किया, रूजवेल्ट और स्टालिन, इन सभी को भी मसाज किया है राम भोसले। वो तो नहीं रहे अभी। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हमारे यहाँ अभ्यंग वर्धन का कोर्स चलता था 12th मार्च में, तो मैंने उस समय में सोचा था कि इसके बारे में एक वर्कशॉप करेंगे, और वैद्य और मसाजिस्ट दोनों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। कई वैद्य भी ऐसे हैं जिनका मसाज बहुत अच्छा है। आरती देव, आरती सांडू की, जिसका अभी निधन हो गया, वो भी बहुत अच्छी थी मसाज में। ऋषिकेश मेत्रे अच्छा है, घनश्याम वर्मा अच्छा है, प्रमोद कुलकर्णी अच्छा है। तो ये मसाज का टेक्निक जो है, वो एक अलग बात रहेगी, और टेक्निक से क्या फायदा होगा ये अलग बात रहेगी। और उसमें अगर हम भली भांति दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कारीगर हो, तो ये भी एक अहम मुद्दा। वैसे औषध कोश में मसाज अभ्यंग के बारे में या मर्दन के बारे में केवल आधा पेज, लेकिन अब हाँ, मर्दन के बारे में, अभ्यंग के बारे में करीबन 14-15 पेज है।
और किस रोग में किस तेल से अभ्यंग करना ये बताया गया है। Osteopathy is a way of detecting, treating, and preventing health problems by moving, stretching, massaging a person's muscle and joints. Osteopathy is based on the principle that the well-being of an individual depends on their bones, muscles, ligaments, and connective tissue functioning smoothly together. नेहमी पुढे चालतो तर उलटे चला असे शेंडे शास्त्री सांगत. लंबर साठी चांगला उपयोग होतो. तसे नेहमी उभे असतात उलट ते टांगून ठेवल्याने विरुद्ध दिशेने ताण पडून उपयोग होत असावा. सही है. और खास करके लंबर स्पाइन के लिए ज्यादातर आगे झुकने से ज्यादा तकलीफ होती रहती है और पीछे की तरफ झुकेंगे तो रिलीफ होता है. तो जब उल्टा चलते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन आ जाता है. और उसी प्रकार से ये बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो आसन है, भुजंगासन, धनुरासन वगैरह, वो अच्छा इस प्रकार के काम करते हैं. तो जैसे एनाल्जेसिक्स आ गई वैसे एलोपैथी में बड़ा टर्न ऑफ आ गया और जिस व्यायाम वगैरह के बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं सुझाव देना है, योग के बारे में सुझाव नहीं देना है, बल्कि ऑपरेशन करवा लो, इस प्रकार का सुझाव देना. ये अभी सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया या फिर फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार का हो गया और इससे समाज का काफी नुकसान इस प्रकार का हुआ. तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आयुर्वेद एक शास्त्र इस प्रकार की नई ऑडियो सीरियल शुरू करना चाहता हूँ. मैंने पहले सोचा था कि मानसिक आरोग्य के बारे में थोड़ा सोचेंगे, 36 या 63 इस प्रकार का, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ किताबें वगैरह पढ़नी पड़ेगी. ये तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आयुर्वेदिक शास्त्र के बारे में, और उसमें भी काफी दिलचस्प बातें हो सकती है, काफी अनुभव बताए जा सकते हैं. तो एक सर्वसमावेशक शास्त्र इस प्रकार से अगर कहने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा. और बेसिकली ये साइंटिफिक सिस्टम है, ये बताना बहुत जरूरी है इस प्रकार. ये केवल कुछ रोग के लिए कुछ नुस्खे है इस प्रकार की बात नहीं है, ये समाज तक पहुंचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है. तो अभी की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इसको किस प्रकार से बताएं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. और ये भी सभी जो बातें हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए. अभी मीडिया के जरिए काफी फर्क पड़ रहा है और एक्सपोजर मिल रहा है आयुर्वेद, लेकिन इसको भली भांति अगर आगे बढ़ाना है, साइंटिफिकली बढ़ाना है, तो हमें काफी प्रयास करने पड़ेंगे और काफी कुछ सीखना पड़ेगा इसके बारे में. तो हमें मूल रूप से चिकित्सा करनी है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का. और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा. तो विकाराः प्रकृतिश्चैव द्वयं सर्वं समासतः तद्धेतु वशगम हेतुः अभावान् नानुवर्तते. फिर से एक बार स्वभाव परमवाद के बारे में बात करते हैं.
विकार और प्रकृति, ये दोनों संक्षेप में बताया जाए तो हेतु वशक, हेतु उनके आधार पर है, हेतु के अधीन है। हेतु हो अभावान नान वर्तते, अगर हेतु का अभाव हो जाता है तो ये इसके नहीं। तो मूल रूप से अगर चिकित्सा करनी है तो संक्षेप क्रिया एवं निदान परिवर्तन, निदान परिवर्तन सबसे अहम है। और इसलिए निदान को ढूंढना बहुत आवश्यक है। निदान को ढूंढेंगे ही नहीं, कुछ कोशिशें ही नहीं करेंगे और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ में चले जाएंगे तो ये साइंटिफिक नहीं होगा। और यही मुद्दा समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। लोगों में ये जो प्रचलन हो गया कि एलोपैथी के लिए परहेज की कोई जरूरत नहीं रहती, बस सिर्फ दवा दे दो आप ठीक होता, आप ठीक नहीं होते, आपके सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं, बस इतना है। लेकिन लोग जानते ही नहीं है ये बात इस प्रकार से। और हेतुओं को टालना, हेतुओं को ढूंढना और उनको टालना ये कितना अहम है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो उसके बारे में अगर बहस करता रहूंगा तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कब से शुरू करूँ। तत् हेतुवशकम, ये दोनों जो है, स्वास्थ्य भी हेतुवशक है और ये भी हेतुवशक है, इस प्रकार का हेतु क्या है। तत्र श्लोकाः हेतुः पूर्व रूपाणि रूपाणि उपशयस्तथा संप्राप्ति पूर्व उत्पत्ति सूत्र मात्रं चिकित्सिता। हेतु पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति, पहले उत्पत्ति कैसी हुई और चिकित्सा का केवल सूत्र। वरादीनां विकाराणाम अष्टानाम साध्यता, अच्छा वरादि 8 विकारों के बारे में उसकी साध्यता और बाध्यता न होना। पृथक एक एक चोक्ताः हेतु बिंदु शांतया, और अलग अलग एक एक करके हेतुलिंग और उपशांति बताए गए हैं। हेतु पर्याय नामानि व्याधीनां लक्षणस्य च निदानस्थानम् एतावत् संग्रहेण उपदिश्यते। हेतु पर्याय नाम व्याधि का लक्षण, इस प्रकार से निदान स्थान अभी यहाँ पे पूरा हो गया। इति अग्नेय चतुर्थे तंत्रे चरक प्रति संस्कृते ननानि स्थान अस्माकं निदानं नाम अष्टमोऽध्यायः निदान स्थान समाप्त। अगला जो है वो विमान स्थान है। विमान स्थान प्रथमोऽध्यायः अर्थात रसविमानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। यह खलु व्याधीनां निमित्त पूर्व रूप उपशय संप्राप्त संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषान् अनुप्रविश्य अनंतरम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वैसा मानम अवैत मनसा यथावच नेयं भवति विशेष दोषादि मान ज्ञानायुक्त क्रियाया। तो ये व्याधियों के बारे में बात होने के बाद, जानकारी होने के बाद अभी दोषों के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि मानव दोषादि मान ज्ञानायत्तत्वात् क्रियाया, क्योंकि दोषादि मान के ज्ञान के आधार पर क्रिया होती है, चिकित्सा होती है। नहीं अमानज्ञो दोषादीना विषक व्याधि निग्रह समर्थो हो, जो दोषों के मान के बारे में जिसको जानकारी नहीं है वो व्याधि निग्रह समर्थन नहीं हो पाए। तस्मात् दोषादिमान ज्ञानार्थम विमान स्थान उपदेक्षाम और निवेश, और इसलिए दोषादि मान बताने के लिए ये विमान स्थान बताना। तो विमान स्थान एक चरक संहिता की खासियत है, चरकाचार्य की खासियत है, जिसे किसी भी ग्रंथ में विमान स्थान। और विमान शब्द से संदेह हो सकता है ये एरोप्लेन वगैरह बारे में पूछे क्या, लेकिन विशेषण नियते न्यायते अनेन, जिससे विशेषतः मान देखा जाता है वो विमान इस प्रकार का बताया जाता है। और फिर इसमें काफी विभिन्न विभिन्न इस प्रकार के विषय है, वैसे विस्तृत है विमान स्थान, और खास करके 8वां अध्याय बहुत ही विस्तृत इस प्रकार का।
तो पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं और अंग्रेजी में मैंने उसका विवरण भी किया है। तो अभी ये मेरी अनुभव रहा है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो नए नए विचार सामने आते रहते हैं, नया दृष्टिकोण मिलता रहता है। तो कितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ अलग इस प्रकार का आपको प्राप्त होगा। इसलिए चरक का अध्ययन निरंतर चलते रहना चाहिए। बाकी ग्रंथ आएंगे जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन चरक का अध्ययन जो है निरंतर चलता रहना चाहिए, ऐसे ही स्थिति रहेगी। और आगे शायद कुछ खास सूत्रों के बारे में जरा बहस करेंगे। ये तो पहला भी, ये भी चरक पूरा होने में काफी बरस लगेंगे, 2-3 बरस तो ऐसे ही निकल जाएंगे दूसरी बार जब चरक पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा रहेगा और 3 दिन में बाकी जो ग्रंथ है वो करते रहेंगे, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार करेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं। दोपहर में योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र का वाचन होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरितं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दु। शांति शांति शांति। व्याख्यान व्यापार चतुराधना से